बिना विलंब किए हम जिनको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनको सुनना हमारी नेमत होगी, मैं डॉक्टर पार्थ सारथी सर को बिना विलंब के मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रामोदय कुमार, महाविद्यालय के हिंदी विभाग एवं अन्य विभागों के सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हिंदी विभाग के सौजन्य से गया कॉलेज परिवार द्वारा इस पावन अवसर पर अपने विचार रखने का, आपके साथ अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान किया गया है। जो संदर्भ है प्रेमचंद कालीन ऐतिहासिक संदर्भ। विषय प्रवर्तन के तौर पर श्रीधर करुणानिधि ने बड़े ही स्पष्ट तौर पर, संक्षेप में ही लेकिन बड़ी गहराई से पैनी नजर रखते हुए तत्कालीन परिवर्तनों, घटनाक्रमों और प्रेमचंद की रचनाओं में उनके प्रतिफलन को उद्घाटित किया। चूंकि मैं स्पष्ट तौर पर पहले ही यह कह दूं कि प्रेमचंद साहित्य से, वैसे हिंदी साहित्य से मेरा अच्छा लगाव रहा है, किंतु प्रेमचंद के साहित्य से बहुत अधिक अध्ययन का अवसर नहीं मिला है, या यूँ कहूँ कि उतना ही जानकारी है उनके साहित्य की जितनी एक पढ़े लिखे सामान्य व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। इसलिए ऐतिहासिक संदर्भ से उनके लेखन के जुड़ाव का व्यापक फलक पर तो मैं कुछ बातें कह सकता हूँ, लेकिन पूरे तौर पर जोड़ने की संभावना नहीं है। चूंकि ऐतिहासिक संदर्भ पर मुझे कंसंट्रेट करना है तो मैं उसी पर अधिक ध्यान दूंगा। 3 भागों में मैं अपनी बातों को प्रस्तुत करूंगा। पहली, जिसमें कि इतिहास और साहित्य के संदर्भ में कुछ सामान्य बातें। दूसरा, जो कि मेजर पोर्शन होगा, अत्यंत संक्षेप में अपने ढंग से तत्कालीन प्रेमचंद कालीन इतिहास का जो एक दृश्य हो सकता है वह, और तीसरा, जो बिल्कुल शुरू में मैंने कहा अपने लिमिटेशन के बारे में, उस संदर्भ में मेरी जिज्ञासाएं होंगी जिनका कुछ हद तक तो श्रीधर करुणानिधि के वक्तव्य से उत्तर मिला, और शेष हिंदी के अन्य मूर्धन्य वक्ताओं द्वारा, आपके द्वारा भी, अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षीय भाषण के दौरान मैं अपेक्षा करूंगा कि कुछ हासिल करूं। वो एक जिज्ञासा के रूप में वो अंतिम होगा। जहाँ तक साहित्य और इतिहास के संबंध की बात है तो इस पर लंबे समय से बहुत कुछ सुनता रहा हूँ, कुछ पढ़ता भी रहा हूँ, और रेंज बड़ा लंबा चौड़ा रहा है, खासकर जहाँ सुनने का मौका मिला है। एक तरीके से एक डाइकोटोमी के तौर पर परस्पर विरोधाभासी स्थिति की तरह अधिकांशतः
इसके बारे में सुनने को मिला है। जैसे एक एग्जाम्पल दे दूं, किसी एक हमारे बड़े शिक्षक ही रहे थे पटना विश्वविद्यालय में, तो ऐसा ही कोई संदर्भ आया तो उन्होंने कहा कि अरे इतिहास और साहित्य में क्या, इतिहास जख्म देता है, साहित्य मरहम लगाता है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग बातें भी रही हैं, अधिकांशतः इसी तर्ज पर। कुछ ही जगहों पे एक कॉम्प्लीमेंट्री नेचर भी दोनों के बीच अंडरलाइन करने का प्रयास होता हुआ दिखाई दिया है। एक पंक्ति में यदि कहूँ तो मेरी समझ है कि इतिहास और साहित्य में वही संबंध है जो एक का दूसरे के जीवन के लिए अनिवार्य होता है, जिसे नाभिनाल संबंध कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और उससे थोड़ा सा इतर हटकर अगर मैं एक स्वीकारोक्ति दूं तो इतिहास के बिना, अगर इतिहास को पूरी तरह से अनुपस्थित कर दीजिए साहित्य के लिए, तो साहित्य को वही नुकसान होगा, उतना ही नुकसान होगा जितना कि एक फलों से लदे हुए विशाल वृक्ष से कोई 5-7 फल तोड़ ले, तो वृक्ष अगर जिस नुकसान की बात कर सकता है उतना ही नुकसान साहित्य को होगा। लेकिन अगर साहित्य को इतिहास से माइनस कर दीजिए तो इतिहास का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इतिहास की अवधारणा ही वहीं से शुरू होती है जहां से मनुष्य ने लिखना शुरू किया। मनुष्य का इतिहास करोड़ों वर्षों का है। मनुष्य का, मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया, क्षमा चाहूंगा। मनुष्य का अतीत करोड़ों वर्षों का है, लेकिन उसका इतिहास सिर्फ हजारों वर्षों का है। अधिक से अधिक 4000 वर्ष, 5000 वर्ष, उससे अधिक का इतिहास नहीं है, क्योंकि उसके पहले मनुष्य लिखना नहीं जानता था। जिस कालखंड से हमें मनुष्य द्वारा लिखित सामग्रियां मिलनी शुरू होती हैं, इतिहास हम वहीं से मानते और शुरू करते हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहास कहते हैं, इतिहास के पहले का काल। सबूत वहां के लिए भी मिलते हैं, पुरातात्विक सबूत मिलते हैं, लेकिन लिखित नहीं है। तो लिखना अर्थात सभ्य होना और वहीं से इतिहास का आरंभ। तो फिर इतिहास, अगर साहित्य को माइनस कीजिएगा तो इतिहास जाएगा कहाँ? उसका तो अस्तित्व ही गौण हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, वो प्रागैतिहास में चला जाएगा। तो ये एक संबंध है जो मेरी समझ है, और इसे स्वीकार करने में मुझे कोई कष्ट नहीं है। बहुत लोगों को हो सकता है कष्ट होता हो, जैसे अपर हैंड दिखाना जो जरूरी समझते हो उन्हें कष्ट हो सकता है। मुझे ऐसी कोई कुंठा नहीं है। दूसरी बात कि प्रेमचंद का जो जीवन काल है, 2 भाग किसी भी रचनाकार के होते हैं, एक जीवन काल और दूसरा रचना काल। तो प्रेमचंद के संदर्भ में भी हम 2 देख सकते हैं। एक जन्म 1880 से मृत्यु 1936, और दूसरा जो कि उनका प्रमुख रचना काल है। वैसे तो कहीं मैंने पढ़ा था कि 12-13 वर्षों की आयु में भी उन्होंने कुछ लिखा था जो अप्रकाशित रहा। तो लेखन कार्य तो उस समय से शुरू रहा होगा। सोजे वतन की बात है जो कि 1907 की रचना है, लेकिन जो प्रमुख रचना काल उनका है 1900 संभवतः 15, 16, 17 के आसपास से और 1936 तक। किसी भी रचनाकार को या किसी भी चिंतक को, किसी भी दार्शनिक को, किसी भी विचारक को हम देखते हैं कि अपने जीवन काल में परिवर्तन भी होता है। एक तो उसके जन्म से लेकर के, और जब वह सक्रिय रूप से अपने क्षेत्र में उपस्थित होता है, उस समय तक उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है।
में भी मुझे नहीं पता कि हिंदी साहित्य या कोई भी साहित्य का एनालिसिस का टूल एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन इतिहास का जो अपना टूल है एनालाइज करने का, उसमें किसी भी रचनाकार की बातों को अगर हम ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में लेना शुरू करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वहाँ उसके पूरे जीवन काल पर पहले नज़र डालते हैं, उसके पारिवारिक सामाजिक परिवेश पर नज़र डालते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके बाप दादों पर भी नज़र डालें, सो दैट कि उसका पर्सनैलिटी मेकअप कैसा है, और तभी उसकी बातों को हम सही परिप्रेक्ष्य में, सही संदर्भ में स्वीकार या नकार पाते हैं, या उसमें कोई संशोधन करने की बात या उसको दूसरे साक्ष्यों से कोरोबोरेट करने की बात करते हैं। तो वो इतिहास का अपना टूल है। हम समझते हैं साहित्य में भी यह होना चाहिए, एक दूसरे के टूल को भी, क्योंकि अगर वर्तमान जो नई शिक्षा नीति है इसमें भी हम देखते हैं और पहले से भी जो बातें थी अंतर विषयक अप्रोच की, और संभवतः मैं धन्यवाद दूं रामोदय जी को कि यह एक अंतर विषयक अप्रोच के अंतर्गत ही है कि मामला है हिंदी साहित्य का विशुद्ध रूप से, लेकिन एक इतिहास के विद्यार्थी को अपने विचार रखने का मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बातों का भी आदान प्रदान और एक दूसरे जो अपने अपने विधाओं में अध्ययन के क्रम में, शोध के क्रम में जो टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं उनका भी आदान प्रदान। खास करके इतिहास में तो हम लोग इसके लिए अभ्यस्त हैं, क्योंकि इतिहास तो सबों का है, चाहे वो विज्ञान का हो, साहित्य का हो, समाज का हो, मनुष्य का हो, पशु का, पक्षियों का हो, पेड़ पौधों का हो, एज ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री हम सबों को पढ़ते हैं और सबों का अपना अपना जो टूल है उसका यथासंभव इस्तेमाल भी करते हैं। सर प्राचार्य महोदय जानते ही हैं कि पुराने चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हम कार्बन डेटिंग इतिहास की तो विधा है नहीं, बिल्कुल विशुद्ध केमिस्ट्री की चीज़ है। उसमें भी तरह तरह से संशोधन होता है। पहले लोग सिंपल कार्बन डेटिंग करते थे जिसमें हाफ लाइफ पीरियड की बात होती थी, अब कैलिब्रेटेड कार्बन डेटिंग की करते हैं। फर्दर जो नॉन लिविंग मटेरियल्स है उनके भी केमिकल एनालिसिस करके उनकी प्राचीनता ज्ञात करने की बात। तो ये टूल्स का आदान प्रदान इस अंतर विषयक अप्रोच के अंतर्गत ही होता है। तो इसके साथ मैं समझता हूँ कि प्रेमचंद के संदर्भ में भी एक पूरे परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि करुणानिधि ने भी एक प्रयास किया है, एक सार्थक प्रयास किया अपने वक्तव्य में, कि 1880 से लेकर के और गांधी जी के आने तक जिस समय कोइंसाइड कर रहा है ये प्रेमचंद के लेखन का एक प्रौढ़ावस्था, ये उनके पर्सनालिटी का मेकअप का समय था। और फिर उनका लेखन का कार्य है, सघन लेखन का कार्य अगले 20 वर्षों तक लगभग। अपने वक्तव्य के दूसरे पक्ष में, दूसरे पार्ट में एंटर करते हुए मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं कि यह जो कालखंड है 1880 के आसपास से लेकर 1935-36 तक का, यह न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में बड़े ही तेजी से घटित होने वाले घटनाक्रमों का काल है। सही हम अगर कहें, सही माने में अगर देखें तो पिछली 3-4 शताब्दियों से मानव समाज के अतीत में जो तत्व, जो शक्तियां, जो कारक उभर रहे थे, मजबूत हो रहे थे, वो सब इस कालखंड में हकीकत में रूपांतरित होने की छटपटाहट लिए हुए या फिर रूपांतरित होते हुए दिखाई देते हैं। और इस क्रम में किसी किसी का तेजी से उभार भी दिखता है, उसी में जो अंतर्विरोध थे उनके अंतर संघर्ष भी दिखते हैं, और इन्हीं सबों की यह कालावधि है। इसलिए मैंने इस कालखंड को घटनाक्रम या घटनाओं के नजरिए से न प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, क्योंकि वह
थोड़ा बोरिंग भी होगा और बहुत अधिक लंबा भी होगा, क्योंकि घटनाओं की भरमार है। इसलिए प्रयास यह मैं करूंगा कि इस कालखंड में ऐतिहासिक संदर्भ में जो मूल प्रवृत्तियां थी, जो फंडामेंटल टेंडेंसीज थे, उनको कतिपय महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में अंडरलाइन अगर किया जाए तो बात संक्षेप में और ज़्यादा सटीक तरीके से रखी जा सकती है। और इसके लिए बहुत सामान्य खांचा है, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पर विद्यार्थियों की है, और मैं प्रयास करूँगा कि एक कॉन्सेप्ट के लेवल पर अगर सिर्फ घटनाओं की हम बात करेंगे तो वो रटने की और याद करने की बात हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये इतना नज़दीक का काल है हमारे आधुनिक काल का कि मोटा मोटी लोग जानते हैं इस कालखंड की घटनाओं के बारे में, लेकिन उनका कॉन्सेप्चुअल बेस क्या है, इसे हम थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल जो ट्रेडिशनल खांचे हैं उन्हीं खांचों में रखकर, ताकि अधिक दिक्कत ना हो। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल लाइफ में, राजनीतिक जीवन में क्या मूल प्रवृत्तियां थी इस काल की। राजनीतिक जीवन में इस कालखंड में आप जानते हैं, श्रीधर ने भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रवाद का काल था, और ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय राज्य का कॉन्सेप्ट पिछले 200-300 वर्षों से उभर रहा था। वेस्टर्न यूरोप में बिल्कुल एस्टेब्लिश हो चुका था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एस्टेब्लिश हो चुका था एक फोर्स के रूप में। और इस कालखंड में हम देखते हैं कि जो इसके पहले की शताब्दियों में उपनिवेश स्थापित करने का होड़ था, उसके खिलाफ, उसके विरोध में छोटे छोटे देश भी साम्राज्यवादियों के खिलाफ, उपनिवेशवादियों के खिलाफ, औपनिवेशिक साम्राज्यों के खिलाफ अपनी बातें एसर्ट करने के लिए एक राष्ट्रीय चेतना से जागृत होकर सक्रिय थे। न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व की यह प्रवृत्ति थी हर जगह, और ये साम्राज्य खंडित हो रहे थे। आप जानते हैं कि इसी राष्ट्रवादी चेतना, जिसका आर्थिक बैकग्राउंड क्या था, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, मॉडर्न नेशनलिज्म का आधार पूंजीवाद था, जिसको कि फ्रांस में लेसे फेयर, उन्मुक्त व्यापार कहा जाता था। यह इसके अंतर्विरोध भी थे, एक और राष्ट्रवाद, दूसरी ओर उसके बैकग्राउंड में, उसके फोर्स के रूप में पूंजीवाद। तो जाहिर है कि अंतर्विरोध होगा। इस अंतर्विरोध का प्रतिफलन कहाँ था? प्रथम विश्व युद्ध में। ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं का जो काल है, उनके प्रौढ़ावस्था का काल, न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए 2 विश्व युद्धों के बीच का काल है, आप देख रहे हैं। और इस कालखंड में कितनी सारी घटनाएं हो रही होंगी, इसका अंदाजा उस अभिव्यक्ति से आप लगा सकते हैं जो इन 2 घटनाओं के लिए इतिहासकारों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, सिर्फ यही 2 ऐसी घटनाएं हैं पूरे मानव जाति के इतिहास में जिन्हें टोटल वार कहा जाता है, पूर्ण युद्ध। उसके पहले इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध हुआ, 100 वर्षीय युद्ध हुआ, लंबी लंबी लड़ाइयां हुई, लेकिन किसी को टोटल वार नहीं कहते हैं। टोटल वार सिर्फ इन्हीं दोनों को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें पहले जो लड़ाइयां होती थी शासकों के बीच, उनकी सेनाओं के बीच होती थी। इन लड़ाइयों में ठीक है, लड़ाइयां फ्रंट पर ही हुई, लेकिन अंदर तक भी बमबारियां हुई। आम आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें बहुत घनिष्ठता प्रभावित हुआ, संलग्न हुआ। विजेता पराजित के बीच जो संबंध स्थापित हुए इन युद्धों के बाद, उनमें आम आदमी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ, उसका दैनिक जीवन प्रभावित हुआ। और
थोड़ा हल्के ढंग से अगर कहना चाहिए तो ये दोनों युद्ध ऐसे थे इतिहास में पहली बार जो कि हर जगह लड़े गए, थल पर, जल पर, नभ में और आम जनजीवन में भी। इसीलिए टोटल वॉर्स थे। तो ये युद्ध से संबंधित मनोवृत्ति, युद्ध के प्रति एक आकर्षण पूंजीवाद के आपसी टकराव की वजह से प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी शुरू हो गई थी। जो राष्ट्रवाद की चर्चा हम कर रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक तरीके से वो उग्र राष्ट्रवाद के रूप में दिखाई देने लगता है कुछ देशों के बीच। नाम आप जानते हैं, हिटलर, मुसोलिनी, इटली, जर्मनी, जापान। और वो उग्र राष्ट्रवाद द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ले जाता है, और प्रेमचंद इसी काल में अपनी रचनाओं को लिखित रूप दे रहे थे। एक तीसरी प्रवृत्ति राजनीतिक दृष्टि से इस कालखंड की थी, ये एक नई इतिहास की एक नई विचारधारा, जिसका इतिहास, जिसका अतीत 150 वर्ष पुराना कह सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में वो पहली बार एक झलक के रूप में दिखता है। समाजवाद, जिसका एक मैच्योर फॉर्म के रूप में, साम्यवाद के रूप में व्याख्यायित किया गया था, उसे, उस विचारधारा को एक राजनीतिक हकीकत का रूप लेते हुए रूस में एक क्रांति के माध्यम से वह विचारधारा एक राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित हुई, और उसके अपने अंतर्विरोध थे, अपने भी अंतर्विरोध थे उसके, लेकिन एक पक्ष उसका था इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, क्रांतिकारी विचारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार, और इसके लिए वो उनका विंग सक्रिय था। वह विचारधारा मोटे तौर पर इतनी आकर्षक थी कि जैसा कि श्रीधर ने भी इशारा किया कि बौद्धिक गतिविधियों में उसकी उपस्थिति दिखाई देने लगती है, साहित्य में भी, न सिर्फ हिंदी साहित्य में, विश्व के साहित्य में। अंत में हम बात करेंगे तो इतिहास लेखन में भी। और अगर आप पुराने साहित्य की बात करें तो वहाँ पर नायक, जो साहित्य का जो भी नायक हो, नायिका हो, या फिर जो दृश्य हो, उसमें बहुत कम आपको दिखाई देगा कॉमन मैन को इन्वॉल्व करते हुए, सामान्य व्यक्ति के जनजीवन को इन्वॉल्व करते हुए, उसके विचारों को, उसके मनोभावों को उनका विवरण देते हुए, उनका विश्लेषण करते हुए। लेकिन इस राजनीतिक प्रवृत्ति के मजबूत होने के बाद अन्य विधाओं में भी उसकी लोक जीवन की उपस्थिति बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगती है, खुलकर दिखाई देने लगती है। इसके अलावा भारतीय संदर्भ में हम बात करें तो यह वह कालखंड था जिसमें कि कई कानून भारतीय संवैधानिक विकास क्रम में दिखाई देते हैं मुंशी जी के जीवन काल से संबंधित, जैसे 1891 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। ये सारे अधिनियम जो कि भारत को एक स्वायत्त शासी राष्ट्र के रूप में विकास की दृष्टि से बनाए जा रहे थे, प्रेशर ग्रुप जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों का था, उनके दबाव में, और सत्ता, ब्रिटिश सत्ता के कंप्रोमाइज करने या ठगने, जो भी आप कहें, आपकी इच्छा उसको जिस शब्द का इस्तेमाल करें,
यह जो कार्यक्रम चल रहा था, ये सारे थे। और इन सबों के संदर्भ में कई और राजनीतिक घटनाक्रमों को इस समय हम घटित होता हुआ देखते हैं, भारत के अंदर भी और विश्व के स्तर पर भी। दूसरी ओर अगर हम चर्चा करना चाहें कि समाज में क्या परिवर्तन हो रहा था इस दौर में, क्या सामाजिक जीवन की क्या मुख्य प्रवृत्ति थी, यहाँ पर हम बहुत दूर नहीं जाएंगे। दो स्तरों पर परिवर्तन, दो प्रवृत्तियां थी। एक जो कि ब्रिटिश हुकूमत की वजह से भारत के अंदर एक मजबूत मध्य वर्ग अस्तित्व में आ चुका था, जो पाश्चात्य शिक्षा से लैस था और पाश्चात्य जगत को एक विकसित वैज्ञानिक संस्कृति के रूप में देखता था, उसके प्रगतिशील तत्वों को अपनाने का भी प्रयास करता था। तो यह एक डोमिनेंट ट्रेंड था जो कि नगरीय जीवन में प्रमुखता से उपस्थित दिखाई दे रहा था। प्रयास इसके पहले से पिछले शताब्दी से चले आ रहे थे। और दूसरा, उदाहरण के तौर पर उसमें राजा राम मोहन राय वगैरह को आप रख सकते हैं, उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि लंबा होने का खतरा है। दूसरी जो प्रमुख प्रवृत्ति थी वह समाज के अंदर से थी, जिसे किसी सोशियोलॉजिस्ट ने संस्कृताइजेशन शब्द कहा था। 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था उन्होंने, मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन एंड ब्राह्मणाइजेशन। हालांकि इन शब्दों पर बाद के समाजशास्त्रियों द्वारा आपत्तियां भी हैं, लेकिन जो स्थिति थी उस समय भारतीय परिवेश में समाज अंदर से एक राष्ट्रवाद था, राष्ट्रीय चेतना के प्रति लैस थे लोग, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था, लेकिन साथ साथ अपने समाज के अंदर व्याप्त असमानताओं, विरोधाभासों के प्रति भी बड़ी मुखरता से जागरूक होने और अपनी बात दर्ज करने का प्रयास दिख रहा था। और चूंकि हम जानते हैं कि भारतीय समाज एक बिल्कुल यूनिक कैरेक्टर है, जो कि विश्व के किसी अन्य समाज में इस ढंग का कैरेक्टर नहीं पाया जाता है, इतिहास के किसी दौर में भी नहीं मिलता है, जातिवाद का। और ये जाति की जो हायरार्की है और इससे संबंधित जो सामाजिक विभेद हैं वो बड़ी मजबूती से मध्यकाल से चले आ रहे थे। इन चीजों के विरुद्ध हमारे समाज में जागरण की प्रवृत्ति थी। कई जगहों पर जनेऊ से संबंधित आंदोलन, जातियों के अपने संगठन बनाने से संबंधित घटनाएं आदि दिख रही थी। और इनके पीछे एक महत्वपूर्ण कारक यह भी था, जिसकी चर्चा अभी राजनीतिक क्षेत्र में हमने की, जो वो अधिनियम बन रहे थे 1891, 1909, 1919, 1935। उन अधिनियमों में जब सत्ता के ट्रांसफर की प्रक्रिया की बातें होती थी तो वहां पर होता था कि किन को समाज और भारतीय समाज के किन प्रतिनिधियों को, और वहां से जो एक पॉलिटिकल शेयरिंग के लिए प्रेशर ग्रुप बनाने की संभावना हो सकती थी, वहां से एक बल मिलता था, एक स्पेस मिलता था, ताकि सामाजिक स्तर पर एक बराबरी की बात या भागीदारी की बात एटलीस्ट उस दौर के लिए अगर कहें तो की जा सके। लेकिन प्रवृत्ति तो वह थी परिवर्तन की, निश्चित रूप से उसे हमें स्वीकार करना है। आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें तो कई मोर्चों पर फिर दो बातें आती है, एक विश्व स्तर पर और एक अंदर की बात भारत के अंदर। तो भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी चेतना के साथ, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ इस समय चल रहा था, वह था
स्वदेशी का। विदेशी वस्त्रों का, विदेशी सामग्रियों का बहिष्कार और उसके जगह विकल्प के तौर पर स्वदेशी चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करना। और इसी के साथ दूसरी महत्वपूर्ण जो घटना थी इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन भारत भी उससे अप्रभावित बिल्कुल नहीं था, गहरा प्रभाव भारत पर पड़ा था, वो था 1930 की आर्थिक मंदी। यह जो विश्वव्यापी मंदी थी, दुनिया के पाश्चात्य देश जो अत्यंत समृद्ध थे, बीट इंग्लैंड और अमेरिका, सबों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा गई थी। सिर्फ नहीं, बुरी तरह डगमगाई थी। और उस दौर में दुनिया का सिर्फ एक देश था जिसकी अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था, वो पूर्ववत मजबूती से आगे बढ़ रही थी। वह अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ की, जिसने पंचवर्षीय योजनाएं लागू कर रखा था और एक टारगेटेड डेवलपमेंट कर रहा था। और वहीं से हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं का प्रचलन बढ़ा। बाद में भारत में भी आज़ाद होने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को अपने आर्थिक सामाजिक विकास के संदर्भ में लागू करने का निर्णय लिया था, लागू किया भी था, आज भी चल रहे। साथ ही कई अन्य प्रवृत्तियां भी थी इस दौर में, जैसे ट्रेड यूनियनिज्म। और ये ट्रेड यूनियनिज्म का बैकग्राउंड वही सोशल रिवॉल्यूशन था, कम्युनिस्ट स्टेट का वहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसी के एक विंग के रूप में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की यहाँ स्थापना हुई भारत में, उसी के एक विंग के रूप में, चाहे वो ट्रेड यूनियन पहला हो भारत का या फिर किसान संगठन हो, किसानों के जीवन से संबंधित, उनकी समस्याओं से संबंधित आंदोलन विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में काफ़ी पहले से चले आ रहे थे, लेकिन एक संगठित रूप में CPI के विंग के रूप में ये एक संगठन के रूप में, एक यूनियन के रूप में वो अस्तित्व में आया। और बाद में तो काफ़ी तेज़ी से वो आगे बढ़ा। खासकर बिहार में हम देखते हैं, जैसे कई लोगों का नाम मिलता है, सहजानंद सरस्वती हो, कारेंद्र शर्मा हो, वगैरह वगैरह। धार्मिक जीवन में भी, और यहाँ भी वही राजनीति ही बैकग्राउंड में था, जो एक्ट्स बन रहे थे, जहाँ की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की गुंजाइश थी। उस संदर्भ में भारत के अंदर दो जो प्रमुख धर्मावलंबी थे, वह धर्म के आधार पर, उसके पहले तक धर्म के आधार पर एक राजनीतिक चेहरा बनाने का प्रयास भारतीय समाज में उस ढंग से नहीं दिखता है आधुनिक काल में। लेकिन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और फिर 1915 में हिंदू महासभा का गठन। तो मुस्लिम लीग तो एक पॉलिटिकल फ्रंट के रूप में ही शुरू से गठित हुआ था। हिंदू महासभा आरंभ में एक सामाजिक संगठन के रूप में सामने आया। बाद में जाकर तकरीबन 1933 में संभवतः इसने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के रूप में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में डायरेक्ट पार्टिसिपेट, इलेक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट करने की बात करते हुए अपना एक राजनीतिक फेस प्रोजेक्ट किया। तो ये, और इन दोनों के संदर्भ में भारतीय राजनीति भी, भारतीय समाज भी, भारतीय अर्थव्यवस्था भी, सांस्कृतिक ताना बाना भी प्रभावित हो रहा था। उद्देश्य थे इनके राजनीतिक, तथाकथित रूप से सामाजिक कार्य, लेकिन अक्सर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो जाती थी। तो ये सारा कुछ मुंशी प्रेमचंद के जीवन काल में कहें या रचना काल में कहें, मूल प्रवृत्तियां थी भारतीय परिवेश की ऐतिहासिक संदर्भ में। और इन्हीं संदर्भ में
मुंशी प्रेमचंद अपनी रचना कर रहे थे। अपने वक्तव्य के तीसरे और आखिरी चरण में मैं एक जिज्ञासा के रूप में कहना चाहूँगा कि कोई भी रचनाकार दो तरीके से काम करता है। एक, वह अपने युग को पहचानता है, क्योंकि रचनाकार जो कहा जाता है कि वो जो आम आदमी नहीं देख पाता है, उसे एक रचनाकार, एक साहित्यकार में इतनी संवेदनशीलता होती है कि वह उन्हें देख लेता है और फिर अगर उसमें वह ऊर्जा है, वह रचनाशीलता है, तो उन्हें शब्दों में अभिव्यक्त भी कर देता है। हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति देख तो लेता हो, समझ लेता हो, लेकिन लिखने की वो कला उसके पास नहीं है, वो शैली नहीं है, तो उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, शेयर नहीं कर पाता है व्यापक स्तर पर। रचनाकार सफल जो होता है वह अनदेखे चीज़ों को भी देख लेता है, उन्हें कम्युनिकेट भी कर देता है बहुत ही एफिशिएंटली, और उससे भी एक कदम आगे का जो रचनाकार होता है, जिसकी रचनाएं कालजयी होती हैं, वह एक मॉडल भी उसके साथ साथ देता है। इतिहास में भी इतिहासकार सिर्फ यथास्थिति का वर्णन तक सीमित नहीं रहता है, उसका एक उद्देश्य भी होता है। जाहिर है कि एक सफल सार्थक रचना का उद्देश्य भी है। प्रेमचंद के बारे में जो थोड़ा बहुत हमने जाना है कि प्रेमचंद का साहित्य, प्रेमचंद का अप्रोच आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का है। पता नहीं वो कितना सही है नहीं है, मैं नहीं जानता, मैंने कहीं पढ़ा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। और यहाँ पर अगर यह सही है और अगर हिंदी साहित्य के अध्येता इस बात की तस्दीक करते हैं, तो मुझे लगता है कि मुंशी प्रेमचंद गांधी से बड़ी गहराई से प्रभावित थे विचारधारात्मक स्तर पर। कहीं विरोध भी होगा जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं जानना चाहूँगा। लेकिन जैसे गांधी का भी जो अप्रोच था, हम जानते हैं कि वो हृदय परिवर्तन का अप्रोच था। सामाजिक संदर्भ में आप अक्सर सुनते होंगे कि गांधी और अंबेडकर के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता था सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में, कि ये किस ढंग से टैकल किया जाए इस इशू को। अछूतोद्धार को हो, टेम्पल में एंट्री, फलाना ठिकाना, ये जो अमानवीय चीज़ें उपस्थित थी भारतीय समाज, तो वहाँ गांधी का अप्रोच था हृदय परिवर्तन का। एक धर्म के आधार पर वो कि लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को बदलेंगे। और अंबेडकर का अप्रोच था कि वो यूटोपियन बात है, काल्पनिक बात है, कितना समय लगेगा, क्या होगा, नोबडी नोज, वो कानून के माध्यम से होना चाहिए, संविधान में उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, वो एनफोर्सेबल होना चाहिए कानून की नज़र से, तब वो सही माने में परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक उसी ढंग से यहाँ पर अगर मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक थे, तो लगता है कि गांधी का प्रभाव था उन पर। और फिर उनके लेखन में मैं जिज्ञासा है मेरी कि वो कौन से तत्व थे, वो कौन से पक्ष थे, समग्रता से अगर देखें, जिन्होंने न सिर्फ, जिसके माध्यम से न सिर्फ उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को बड़े मर्मस्पर्शी तरीके से ग्राफिक वे में रिप्रेजेंट किया, बल्कि एक मॉडल भी दिया। जाहिर है कष्ट है, गौतम बुद्ध की बात करें, बुद्ध की धरती है ये, तो बुद्ध रियलाइज अगर कर रहे हैं कि कष्ट है, तो फिर वहीं नहीं रुकते हैं कि कष्ट है, कह दिए क्या क्या कष्ट है, वर्णन कर दिए और मेरा काम खत्म नहीं हो गया। कष्ट का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है,
उस निवारण के रास्ते कौन से हो सकते हैं। तो एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक मॉडल के रूप में भी मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ प्रसंग दिखते हैं या नहीं, यह मेरी अपनी जिज्ञासा है। और आप साहित्य के विद्यार्थियों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से मैं एनलाइटेंड होना चाहूँगा, यहाँ से कुछ सीख कर जाना चाहूँगा। कुछ तो सीखा मैंने, काफ़ी कुछ सीखा, और सीखने की प्यास तो कभी बूझती नहीं है, वह तो अमिट है, वो जिस दिन बूझ जाएगी उस दिन हम भी बूझ जाएंगे। वो उसे जागृत रखना है, प्रज्वलित रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया।